ठीक है ना। तो ये जो पूरा आप सिलेबस पढ़ेंगे ना, उन सब में आपका ये एग्जाम आपको इतने सारे देने हैं। एनडीए हो गया और CUET हो गया ना, इसमें एक और ऐड कर दिया जाता है। अगर ऐड कर लेंगे तो लगभग लगभग सारे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ना। इसे क्या बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। और फिर उसके बाद आप चाहे तो जेई मेंस वगैरह का भी एग्जाम दे सकते हैं ना। तो आपको एनडीए, CUT और फिर ये जेई मेंस, और फिर बाकी जैसे आपको बीटेक में अगर एडमिशन कराना है तो फिर इसके लिए भी एंट्रेंस होता है ना, बीटेक के लिए। अब इसमें बहुत सारे ब्रांच हैं, अब जिस ब्रांच में आपको जाने का मन करे ना, और सब के सब आपको मान के लिए यहीं से मिलेंगे इंटर लेवल से ही। आपने जो 11th में पढ़ा और जो आप 12th में पढ़ेंगे, और जो 12th में पढ़ेंगे ना, वो सब के सब यहाँ से होते हैं। ये वहाँ 12th के सारे सिलेबस जितने भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ना, इस सब के सब केवल 12 का होगा, 11 का नहीं होता है नहीं। तो आपका तैयारी इतना अच्छा रहेगा, CUT तो निकल ही जाएगा। अच्छा, ये एनडीए में अंग्रेजी वगैरह भी होता है, इसलिए आपको 5 विषय आना चाहिए ना। अब ये समझ के, ये मान लो ये जो आपका 12th है ना, 12th ये एजुकेशन का मेन गेट है ना, अंतिम गेट। अगर इसको आप अच्छे से क्रैक कर पाए, तोड़ पाए, तो समझ लो आगे कंपटीशनों में जो भी होंगे उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, कुछ कमियां होंगी, हो सकता है पहली बार में ना निकले, तो जो कमियां होंगी उसको दूर करिए ना, कि क्या क्या आपको नहीं आता है, या जो एग्जाम था, एग्जाम का पैटर्न, उसके सिलेबस क्या क्या थे, क्या वो आपने सब पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसको कंप्लीट कर लो, सेकेंड राउंड में निकल ही जाएगा। लेकिन आपको 12 का सब आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। और 12 का तब आएगा जब 11 का आएगा, समझ गया ना। अच्छा, 11 में कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, हम वो टॉपिक कवर कर लेंगे किसमें, जैसे प्रायिकता वगैरह हो गया ना। जब इसमें 12 वाला स्टार्ट होगा प्रायिकता, तो शुरू 11 से ही करेंगे, एकदम पूरा जीरो से नहीं। साठ की नहीं है, समझ गए ना। आप लोग एग्जाम ये देना है, एनडीए, CUT का, जेई मेंस, बीटेक। बाकी एडमिशन कराओ चाहे मत कराओ, वो अलग बात है ना। लेकिन कम से कम इतने लेवल पे जब स्टैंडर्ड आप पढ़िएगा तो फिर ये सब एग्जाम दे लो। इसका फीस कितना होगा, 100 रुपए का है ना। अब बाकी इन सब थोड़े महंगे हैं, ये मान लो कम से कम 1500, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्रमिक युग पढ़ चुके थे, नंबर सिस्टम क्या था, फिर उसके बाद क्रमिक युग पढ़े क्या क्या होता है ना। उसमें हम लोग 3 कंडीशन भी देखे थे नोट्स के रूप में, कि क्रमिक युग में के सभी क्रमिक युग में क्रम का विशेष महत्व होता है, अर्थात अगर क्रम बदल जाएगा तो अर्थ बदल जाता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए ना। जैसे मान लीजिए ये है, चलो राहुल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये राहुल है और इनके पिताजी हैं मान लो महेश ना। तो इसका अर्थ है, का अर्थ है कि राहुल के पिता कौन है, महेश है ना। इसका अर्थ क्या है कि राहुल के पिता महेश है। अब इनका क्रम बदल दो ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, का अर्थ है कि, एकदम वैसे रखना है कि महेश के पिता, महेश के पिता अब कौन हो गए, राहुल है। तो बताओ सही बात है नहीं ना। राहुल के पिता ये है, तो फिर कैसे ये इनके पिता हो सकते हैं ना, समझिए कि नहीं। यानी क्या आप अपने पिताजी के पिताजी हैं, नहीं ना। मतलब आपके पिताजी आपके बेटे थोड़े होंगे, गलत है ना। चलो, फिर और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सीता, और यहाँ ले लिए राम।
दूसरा एग्जांपल ले लो ना। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल। अब इसका अर्थ क्या है? का अर्थ है कि सीता के पति कौन है? राम है ना। अब क्रम बदल दो। अब का अर्थ क्या होगा? कि राम के पति सीता है। सब चेंज हो गया ना, आया समझ में? यानी क्रम बदलने से अर्थ बदल जाता है। सामान्य रूप में क्रमिक युग्म के अवयवों का क्रम बदलेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, लेकिन कब नहीं बदलेगा? जब सेम सेम होंगे, सेम सेम। जैसे जैसे ले लें भाई, जैसे ए और बी दोनों पुरुष हैं, ठीक है ना। ए और बी दोनों पुरुष है, ए और बी दोनों पुरुष है ना। तो का अर्थ है कि ए का भाई बी है, ए का भाई बी है ना। अब इनका क्रम बदल दीजिए, तब बी का भाई ए है। अर्थ बदला? अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। अगर अर्थ नहीं बदलेगा तो क्रमिक युग्म एक जैसे होंगे, और अगर अर्थ बदल गया तब तो नहीं होंगे। जैसे यहां पर अर्थ क्या है? भाई। यहां देखो क्या था? पति होने का संबंध, लेकिन देखो यहां उल्टा हो गया ना। जो परंपरा है ना कि आदमी क्या होगा? पति होगा, महिला क्या होगी? पत्नी होगी ना। लेकिन यहां सब चेंज हो गया। अब पति कौन हो गई? सीता हो गई ना, जो कि सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार से क्या है? गलत है ना। अर्थात क्रम बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, लेकिन क्रम बदलेंगे कभी कभी अर्थ नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो सामान्य रूप मतलब हर जगह के लिए सत्य नहीं है। क्रम बदलेंगे अर्थ बदल जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे कि 2,4 का अर्थ क्या है? कि 2/4, 2 4 को काटता है। लेकिन जब हम लोग इसका क्रम बदलें तो फिर ऐसे किया गया, बताओ 4 2 को काटता है? नहीं काटता है, मतलब 4 से 2 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट पे जाएगा ना। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। और क्या था कि क्रमिक युग्म के अवयव समान भी हो सकते हैं ना। जैसे कहा गया ये ए कॉमा ए, बताओ समान है कि नहीं है? अब एक जगह आप कुछ भी रख लो, चाहे जो अंक, अगर ए का मान 0 रखेंगे क्या हो जाएगा? 0 का मान 0। चलिए अब है क्रमिक युग्मों की समानता। दो क्रमिक युग्मों की समानता। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो क्रमिक युग्मों की समानता ना। अब इस तरह की समानता के लिए हम लोग और बहुत सारे चीज पढ़ेंगे। आप व्यूहों की समानता, फिर उसके बाद सारणी की समानता ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे यहाँ पैटर्न चलेगा ना, वैसे हर जगह समानता वाली बात चलेगी। लेकिन हाँ, रूप अलग अलग होंगे। जैसे दो आदमियों की समानता हम लोग आगे कहाँ पे? रियल लाइफ में ना। दो वस्तुओं की समानता ले लो। दो स्टूडेंट के मैथ्स में पहले चैप्टर के नॉलेज की समानता, मतलब कितने जानते हैं, बराबर जानते हैं, कब ज़्यादा जानते हैं ना। लेकिन जनरली क्या होता है? सब अलग अलग जानते हैं ना। जैसे मैं यहाँ बताया तो कुछ लोग कंप्लीटली जानेंगे, कुछ लोग उससे थोड़ा कम जानेंगे, है कि नहीं। चलो तो यहाँ पर दो क्रमिक युग्मों की समानता लेंगे। दो क्रमिक युग्म ए कॉमा बी व सी कॉमा डी, हम लोग ये ले लिए। दो क्रमिक युग्म ए कॉमा बी तथा सी कॉमा डी समान होंगे, समान होंगे यदि। अब इसमें क्या होता है समानता के लिए? जैसे देखो, जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से तुलना करेंगे
तो जो आप पहले वस्तु का पार्ट लेंगे वही दूसरे का लेंगे, ठीक है ना। अभी नहीं कि पहले का लेफ्ट ले रहे हैं तो दूसरे का राइट लेंगे, ऐसा नहीं, अभी समानता नहीं है, बोलेंगे गलत है ये, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को लड्डू वगैरह मान लो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक को बाएं हाथ से दे दिए, एक को दाएं हाथ से दे दिए ना, तो सामने वाला कहेगा दुई कर रहे हो, उसके बाएं हाथ से दे रहे हो, उसको दाएं हाथ से दे रहे हो, है ना। यानी दोनों कैसे करना है, एक ही हैंड से, चाहे लेफ्ट से दे दो चाहे राइट से दे दो। यहाँ पर भी वही है, अगर दो क्रमित युग्म समान है, देखो क्रमित युग्म है कि नहीं है, ए और बी क्या है, दो पद है ना, दो अक्षर हैं, इनको किस प्रकार लिखा गया, ए कॉमा बी, ऐसे एक अगला ले लिया गया सी कॉमा डी। अब कह रहा है कि ये समान है या समान होंगे ना, अर्थात इसको ऐसे लिखो, समान होंगे अर्थात, अब समान का मतलब क्या है, बराबरी से ना, इसको हम लोग ऐसे भी कहेंगे, ठीक है ना, ये लैंग्वेज में है। अब इसको प्रतीक रूप में ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लैंग्वेज ना, गणितीय भाषा में, समान होंगे यदि यदि पहला घटक पहले के बराबर और दूसरा घटक दूसरे के बराबर, ठीक है ना। यदि ए बराबर सी एंड बी बराबर डी, अर्थात पहला घटक पहले क्रमित युग्म का पहला घटक दूसरे क्रमित युग्म के पहले घटक के बराबर, पहले क्रमित युग्म का दूसरा घटक दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे घटक के बराबर, समझ गए ना। तो हम लोग बोल लेंगे कि जो दिया गया ऑर्डर पेयर है वो कैसे हैं, समान हैं। देखो हमेशा तुलना वगैरह दो के ही बीच करेंगे ना, सारी क्रियाएं क्या होंगी, दो के बीच, जोड़ घटाना गुणा भाग लड़ाई झगड़ा बातचीत पढ़ना लिखना सब दो के बीच, है ना, तीन के बीच नहीं हो सकता ना। जैसे अगर दोनों आमने सामने बात करेंगे तब, जैसे आप लोग क्या करें सुन रहे हैं ना, अब ये तो सबसे हो गया, लेकिन जब वहां से कोई क्वेश्चन का जवाब आएगा या कोई क्वेश्चन आएगा तो दो के बीच में चलेगा ना, सबके बीच में चलेगा, ठीक है ना। तो चाहे जो भी हो तुलना वगैरह लेकर के हमेशा दो के बीच, इसका मतलब कम से कम दो क्रमित युग्म होने चाहिए, वो सेम सेम भी हो सकते हैं। जैसे यही ले लीजिए क्या, ए बी, अगला क्या ले लो ए बी, अब बताओ ये समान होंगे कि नहीं होंगे, तो समान है, देखो पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, इसलिए ये दोनों क्रमित युग्म क्या है, समान में खुद के इक्वल है, ठीक है। चलो इस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। यदि x प्लस 2y y प्लस 3, ये है ऑर्डर पेयर, इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे यहाँ पर लेते हैं, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ इसने सीधा सीधा देखो सिंबल में लिख दिया है, मैथ की भाषा में लिख दिया है, लेकिन यहाँ क्या कभी कभी लिखता है, करेगा क्रमित युग्म इतने और इतने समान है ना, या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता है कि x y के किस मान के लिए, x y के किस मान के लिए दो ये क्रमित युग्म और ये क्रमित युग्म समान है। अब समान का मतलब क्या है गणित की भाषा में, बराबर ना, तो हम लोग इसको इसको बराबर कर लेंगे, फिलहाल यहाँ इसने दे रखा है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे नया टर्म पढ़ रहे हैं क्रमित युग्म, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, आपको पिछली कक्षाओं के वो चीजें मिलती जाएंगी। जैसे आपने पढ़ रखा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का सलूशन, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि ना, और क्या था, तुलनात्मक ना। तो उसमें चार विधियां थी, ठीक है ना, अब उनमें से कोई भी हो सकता है। चलो तो यहाँ दिया क्या है कि चूंकि x प्लस 2y कमा y इज इक्वल टू 3 कमा x, दो क्रमित युग्म है, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हैं,
तो हम लोग क्या जानते हैं बाय डेफिनेशन, अगर बराबर है तो पहला पहले के बराबर होना चाहिए घटक, दूसरा घटक दूसरे के बराबर। तो पहला घटक पहले के बराबर करिए, तो x प्लस 2y बराबर 3, इसको इक्वेशन 1 बनाइए। फिर क्या करेंगे, दूसरा दूसरे के बराबर करिए, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। सही है ना। अब इन दोनों को क्या करिए, सॉल्व कर लो ना। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो ना। तो क्या मिलेगा, तो y बराबर x समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे तो हो जाएगा x प्लस 2x बराबर 3। तो 3x बराबर कितना आ गया, 3, तो x बराबर 1 आ गया ना। और जब x बराबर 1 आ गया, यहाँ रख दो, या फिर यहाँ कहिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तब क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ना। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्रमिक युग्म कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब थोड़ा इसको रख करके चेक भी कर लो, जैसे यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 1, कितना आ जाएगा टोटल 3, तो है ना। अब अगर y का मान यहाँ 1 रखेंगे और फिर x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो 1 1 बराबर हो गए। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड आंसर बन गया। कभी कभी क्या होता है, सॉल्व करने के बाद फिर उसमें रखेंगे ना, एक्सेप्ट नहीं करता है, समझ गए ना। तो वैसी स्थिति में क्या कहेंगे कि एक्स वाई का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए क्रमिक युग्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए ना। अब जैसे रियल लाइफ में क्या होता है ना, अब मम्मी पापा हम लोग क्या किए, एजुकेट किए, और फिर एक समय ऐसा आता है हम लोग उनको पलट के जवाब दे देने लगते हैं ना, उन्हीं का विरोध करने लगते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चनों में भी कभी कभी ऐसे मिलेंगे कि आप उसको तो सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, लेकिन फिर उसमें रखेंगे ना तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, समझिए ना। चलो इसे नोट करिए। चल रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ना, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल वो किस प्रकार डिफाइन होगा। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, यानी दो ही सेट लेना है। तो क्या इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं 3 सेट 4 सेट 5 सेट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इनफाइनाइट तक का पढ़ेंगे ना, 2 पढ़ेंगे फिर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे n तक पढ़ेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट वगैरह पढ़ेंगे उनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अब इसमें क्या करना होगा, कोई भी सेट ले सकते हैं, जो मर्जी करे वो सेट ले लो। तो हमारे पास दो ही प्रकार के सेट होंगे ना, एक कैसा होगा इम्पटी, दूसरा क्या होगा नॉन इम्पटी ना। एक होगा रिक्त और फिर अरिक्त ना। तो रिक्त जो होता है उसमें क्या होते हैं, एक भी अवयव नहीं होते हैं, उनको करली ब्रैकेट लगा करके छोड़ देते हैं ना ये, और या फिर इसका सिंबल क्या है 5। और बाकी इसके अलावा जो सेट होंगे या तो उसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी या तो बहुत ज्यादा होगा। अगर निश्चित हुई तो उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हुआ यानी अनंत हुआ तो अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम समुच्चय किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लेकर चलेंगे ना अरिक्त समुच्चय, वो भी कितने, दो, दो अरिक्त समुच्चय लेंगे और फिर उनका क्या बनाएंगे, जितने पॉसिबल आर्डर पेयर होंगे वो, और उनको क्या करेंगे मजले ब्रैकेट में रख देंगे ना।
तो जो बनेगा यहाँ पर उसे बोले, जो समुच्चय बनेगा उसे बोलेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ना। लिखिएगा इसमें, यदि ए और बी, यदि ए और बी, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, कैपिटल ए भी लिखिएगा, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो उन सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो उन सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो उन सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके सभी प्रथम अवयव, जिनके सभी प्रथम अवयव, जिनके सभी प्रथम अवयव समुच्चय ए से, समुच्चय ए से तथा सभी द्वितीय अवयव, तथा सभी द्वितीय अवयव सभी द्वितीय अवयव समुच्चय बी से हों, समुच्चय बी से हों, समुच्चय बी से हों, कामा ए और बी का, ए और बी का, ए और बी का मतलब समुच्चय ए और बी का ना, ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है, ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके इसे ऐसे ए क्रॉस बी ना, इसे पढ़ेंगे कैसे, ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। तो इसका गणितीय रूप क्या होगा, ना, ये तो हो गया स्टेटमेंट टाइप का, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि ए और बी कैसे लेंगे, दो अरिक्त समुच्चय लेंगे, रिक्त भी ले सकते हैं हम लोग, अभी इसके बाद स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे ना, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेके चलेंगे कि दोनों समुच्चय कैसे हैं, अरिक्त हैं, ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जितने पॉसिबल हों, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय बना लो, जिसका पहला अवयव सेट ए से और जो दूसरा अवयव होगा सेट बी से, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ए और बी का कार्तीय गुणनफल, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी से, यहाँ डॉट नहीं लगाना है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है ना। इसे ए क्रॉस बी से, देखो यहाँ लिखा गया है सिंबल, ये कैसे पढ़ेंगे, ये है से व्यक्त करते हैं। अब इसको गणितीय रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए क्रॉस बी ना, इसका मतलब क्या है, कार्तीय गुणनफल कोई और नहीं, एक समुच्चय है, उसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, क्रमित युग्म टाइप के, ये आपने लिखा ना, यदि ए और बी दो अर्क समुच्चय है तो उन सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय, उन सभी संभव क्रमित युग्म यानी जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिले उनका एक सेट बना लो, बशर्ते पहला एलिमेंट सेट ए से और दूसरा एलिमेंट सेट बी से, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह दो, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब ए और बी चेंज हो सकते हैं ना, क्वेश्चन हो सकता है ई और एफ दे दे, पी और क्यू दे दे, आर और एन दे दे, तो पहला अवयव पहले सेट से और दूसरा अवयव दूसरे सेट से, ठीक है ना।
तो गणितीय रूप में इसे कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो अब कौन कौन से इसमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे नहीं पता है, तो हम लोग मान लिए ये है, ठीक है ना। यानी इस ए क्रॉस बी में इस ए बी टाइप के वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ना, जिसमें से ए कहां से आएगा, यानी ए में बिलोंग करेगा एंड बी कहां बिलोंग करेगा, बी में। समझ गए ना, ए और बी आरिक समुच्चय हैं, तो ए बी टाइप के वो सारे ऑर्डर पेयर कलेक्ट कर लो, जिसका पहला अवयव देख लो पहला अवयव पहले सेट से आना चाहिए, दूसरा दूसरे सेट से आना चाहिए। तो ऐसे जितने मिले सबको कलेक्ट कर लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, मझले ब्रैकेट में रख दीजिए ना। तो जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बी क्रॉस ए बना लें, बी क्रॉस ए ना, तो मान लो इसमें किस टाइप का आता है ये, तो देख लो बी कहां से आएगा, पहले से। देखो ये ऑर्डर पेयर है, तो पहला घटक है, ये दूसरा घटक, पहला निर्देशांक दूसरा निर्देशांक, पहला अवयव दूसरा अवयव, या फिर पहला तत्व दूसरा तत्व, ठीक है ना। तो अब ये बी, अब इसमें मत चले जाना, पहले से मतलब है बस, अब चाहे जो लिखा हमसे उससे मतलब नहीं है, हमको पहले को पहले सेट से लेना है। तो बी कहां बिलोंग करेगा, इसे क्या पढ़ते हैं सच दैट, या किसी किसी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे भी, ठीक है ना या तो फिर ये सिंबल और या फिर ऐसे ना, इसे क्या पढ़ते हैं सच दैट। चलिए, तो बी कहां बिलोंग करेगा, बी में, और ए कहां बिलोंग करेगा, ए में ना अच्छा, क्या ए और बी अलग अलग हमेशा होंगे, जरूर नहीं है। हम लोग क्रमिक युग्म जो पढ़ रहे थे उसमें कहा गया कि दो क्रमिक युग्म के अवयवों के क्रम का विशेष महत्व होता है, यानी जो जिस क्रम में रखें उसी क्रम में रख दो, अगर क्रम बदल देंगे तो अर्थ उसका क्या होगा, बदल जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल भी देखें ना। तो क्या क्रमिक युग्म के अवयव बराबर हो सकते हैं, क्रमिक युग्म के अवयव बराबर हो सकते हैं ना, जैसे सेम सेम ले लो, ए ले लो, लेकिन सामान्य रूप में हमेशा बराबर नहीं होता है। जैसे हर आदमी का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना, कभी नॉर्मल बतलाएगा, कभी तू तड़ाक करके बतलाएगा, कभी दूध थबरा मारेगा, है कि नहीं तो ये सब क्या होंगे, इसी तरीके से यहाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सदैव बराबर हो जरूरी नहीं है, यानी सामान्य रूप में कहेंगे, इस सामान्य रूप में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। तो क्या हो सकते हैं, कभी कभी हो जाएंगे, अगर दोनों ही सेट क्या हो जाए, एक ही हो जाए। जैसे सेट ये ए है, इसको भी ए ले लो, अब यहां से पॉसिबिलिटी बन जाएगी, लेकिन सामान्य रूप में नहीं होता है। जैसे आदमी का व्यवहार सामान्य रूप में एक जैसा हो सत्य नहीं है, चेंज होता रहता है, तो वैसे ही ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी है, ठीक है। चलिए, अब इसमें जैसे लिख दिया जाए कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी ना, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ऑर्डर पेयर ए बी है ना, इसमें बिलोंग करेगा, तो पहला अवयव कहां से आ गया और दूसरा, ठीक है ना, और फिर अगर ऐसे है तो फिर ये ऐसे, समझ गए। चलिए, अब इसी में नेक्स्ट है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी ए क्रॉस बी में बिलोंग नहीं किया तब क्या होगा, ए में नहीं होगा ना, एंड बी में नहीं होगा, यानी हो सकता है दोनों एलिमेंट दोनों में ना हो, या हो सकता है कोई एक अगले में ना हो, लेकिन समान रूप में क्या होगा, अगर ऑर्डर पेयर ए बी ए क्रॉस बी में बिलोंग नहीं करता है तो एकदम कंफर्म है कि पहला अवयव पहले सेट में बिलोंग नहीं करेगा और दूसरा अवयव दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, इसको नोट करिए। अब इस पर एग्जाम्पल कर लीजिए और फिर हम लोग इससे कुछ निष्कर्ष भी निकाल लेंगे। बेटा अब
तो अब यहां से ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? आर्डर पेयर, क्रमिक युग्म के रूप में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आर्डर्ड पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आर्डर पेयर के रूप में होंगे, क्रमिक युग्म। डिफिनीशन में लिखा गया है अगर ए और बी दो और एक समुच्चय हो तो उन सभी संभव क्रमिक युग्मों का समुच्चय, यानी क्रमिक युग्म टाइप के होंगे जिसमें पहला अवयव पहले सेट से, दूसरा अवयव दूसरे सेट से। ये केवल दो के लिए डिफाइन किया गया। अभी हम लोग तीन के लिए जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी ले लें, 4 5 या ऐसे जन तक ले लें, तो उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? जैसे हम लोग डिफिनीशन दो के लिए डिफाइन किए या किया गया है वैसे तीन के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, n के लिए, इनफाइनाइट के लिए भी होगा ना। तो पहले कुछ एग्जांपल करते हैं, तब उसके बाद इस पर हम लोग रिजल्ट कुछ पढ़ेंगे कि ऐसे एक राशि में टोटल एलिमेंट कितने होंगे। यदि a इज इक्वल टू ले लेते हैं ए बी तथा सेट b इज इक्वल टू ले लिए एलिमेंट 1 2 3 ना, हो तो चलो नंबर 1 ए क्रॉस ए ज्ञात करो, नंबर 2 बी क्रॉस बी ज्ञात करिए, नंबर 3 ए क्रॉस बी ज्ञात करो, नंबर 4 बी क्रॉस ए ज्ञात करिए ना, समझ गए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकालें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लिया करिए। सेट ए दिया हुआ है, इसको लिख लो। सेट बी है 1 2 3। अब क्या करना है, नंबर 1 निकालिए, ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, खुद का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, यानी सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए कितना दिया है, ए बी, देखो सेट है ये, आर्डर पेयर नहीं है, ठीक है ना, क्रॉस। अब यहाँ पे से डॉट मत लगा देना या फिर ऐसे ऐसे मत छोड़ देना, ऐसे मत कर देना, क्या लगाएंगे ये, ठीक है ना। सबका अपना एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, जैसे हर व्यक्ति का एक अपना व्यवहार होता है कि आपका व्यवहार बाकी लोगों के जैसा है, ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ये कार्डियन प्रोडक्ट इसका अपना एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसके अलावा कुछ और सिंबल यूज नहीं करेंगे। चलिए अब कैसे, जैसे हम लोग साधारण प्रोडक्ट करते हैं ना, जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं नहीं, जैसे 123 मान लो 12 का गुणा करें, बताओ तो कैसे करते हो, 2 का गुणा 3 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में, यानी 2 का सबसे करने के बाद तब जाकर के 1 से करते हैं, है ना। अच्छा जब इसमें गुणा करते हैं, देखो ये नंबर सिस्टम का है, इसकी अपनी एक अलग कहानी है ना। इसमें हम लोग जो गुणा करेंगे टेबल पढ़ने के बाद जो आएगा डायरेक्ट वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ आएगा लेफ्ट वाले में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे जरूर ना, गुणा करेंगे जरूर, लेकिन उसका एक अपना सिंबल है, किस रूप में, आर्डर पेयर ग्रुप में, है ना। अच्छा इसमें किधर से गुणा करते हैं, दाहिने साइड से, लेकिन इसमें किधर से गुणा करेंगे, बाएं साइड से। अगर दाएं से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जिधर से गुणा करेंगे उसको उधर ही लिखेंगे, और जिसमें गुणा करेंगे उसको उधर लिखेंगे। जैसे अगर हम दाएं से गुणा कर रहे हैं बाएं में, तो दाएं जिस एलिमेंट से गुणा करेंगे जब पेयर बनेगा उसको दाहिने लिखो, जिसमें करेंगे उसको बाएं लिखो, ठीक है। चलिए तो हम लोग इधर से करते हैं, तो ए का कार्डियन प्रोडक्ट किससे करेंगे, ए से। तो वैसे अगर गुणा करेंगे तो फिर ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, आर्डर पेयर ग्रुप में। तो ए का प्रोडक्ट ए से करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा ए, आर्डर पेयर। फिर ऐसे ए का किससे करेंगे, बी से, क्रम से करिए, ठीक है ना। अब फिर ऐसे बी का किससे करेंगे, ए से, फिर बी का किससे करेंगे, बी से। अब कार्डियन प्रोडक्ट क्या होता है, आर्डर पेयर का सेट होता है। तो आर्डर पेयर मिल गए, अब इनको मजले ब्रैकेट में रख देंगे ना। अब ऐसे सेकंड में क्या है, सेकंड में बी क्रॉस बी, सेट बी क्या है 1 2 3, फिर ये क्या है 1 2 3 ना। अब इसमें प्रोडक्ट करेंगे कार्डियन प्रोडक्ट, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 नहीं लिखना है, 1 कॉमा 1 लिखना है, तो जाएगा 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, ऑर्डर पेयर 2 1, ऑर्डर पेयर 2 2, ऑर्डर पेयर 2 3, फिर ऑर्डर पेयर 3 1 3 2,
और 3 3 ऑर्डर पेयर मिल गए। लेकिन डिफिनेशन ने क्या बोला? सभी संभव क्रमिक युग्मों का समुच्चय। यही ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं। अब इनको क्या बना देंगे? सेट के रूप में, तो मझले ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे। अब डिफिनेशन क्लियर हो गया? अच्छा, दोनों समुच्चय कैसे हैं? रिक्त हैं? नहीं, अरिक्त हैं। तो जितने पॉसिबल बने निकालो। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? यही सब बनेगी ना। इनको सेट बना लो, यानी मझले ब्रैकेट में रख दो। तो ये कहलाएगा ए और बी का कार्डियन प्रोडक्ट ना। इसमें हम लोग किसका किसका निकाले? ए और ए का निकाले। ए का ए से, फिर बी का बी से। अब ऐसे हम लोग निकालते हैं थर्ड वाला, ए क्रॉस बी। ए क्या है? आर सेट ए कामा बी, और फिर ये 1 2 3। अब इसका प्रोडक्ट करिए, ए का 1 से A1, फिर ए का 2 से, फिर ए का 3 से। तो जो नंबर का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं है वही, बस लिखने का तरीका अलग है ना। जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं एक गांव वाली भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम किसी दूसरे माहौल में चले गए तब अब बोलने का तरीका चेंज हो, खड़ी बोली बोलने लगते हैं। बोलते हैं कि नहीं? नहीं, घर में जाएंगे का हो, का हाल बा, वहां जाएंगे बोलेंगे क्या हाल है, बोलते हैं कि नहीं? अब वो प्लेस का डिफरेंस है कि आप हैं कहाँ, ठीक है ना। अब थोड़ा इज्जत उज्जत को लेकर देखते हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं, नहीं फिर वहां पर भी ऐसे बोलने लगे, है ना। चलो, तो ए वाली कहानी खत्म। अब बी वाला ले लो, तो B1 B2 ये हो गया B3। तो सब के सब पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिल गए, इनको मझले ब्रैकेट में रख दो ना। फिर ऐसे क्या निकाल लेंगे? बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में क्या होगा? तो पहले बी को लिखेंगे 1 2 3 और फिर ए बी। अब यहाँ क्रम मत बदल देना। अब ऐसे भी सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। जो समुच्चय का है उनके क्रम का कोई महत्व नहीं, चाहे 1 2 3 लिखो चाहे 3 2 1 लिखो, आगे पीछे सब जो प्रोडक्ट करेंगे मिल जाएंगे। अब इसमें प्रोडक्ट करिए तो इधर से इधर करेंगे ना, 1 से ए में तो क्या मिलेगा? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, फिर ऐसे 2 कॉमा ए, फिर 2b, 3a, 3b। देखो ये चैप्टर ना बहुत बोरिंग है ना, डिमोटिवेशन भी आने लगेंगे। लेकिन जितना बताया जाए एकदम क्लियर यही कर लेना, ना समझ में आए बोल देना कि हाँ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अगर ये सब एकदम क्लियर हो जाएंगे ना तो ये चैप्टर एकदम सिंपल लगेगा। नहीं आप कहीं भी पढ़ेंगे इससे पढ़ाया नहीं जाता है, इसको छोड़ करके आगे पढ़ाया जाता है, समझिए कि नहीं। लेकिन एक बार अगर कोई छूट जाएगा फिर उसको आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, रिवर्स आने में टाइम लगेगा। ये लोग छोड़ो जाने दो, 1 नंबर 2 नंबर का आएगा ही। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना फंक्शन वगैरह तो फिर आगे मैथ में आएगा नहीं, भले सवाल लगा लो, लेकिन वो जो मैथ वाली फीलिंग होगी वो सब होगा नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? सेट ए में 2 एलिमेंट हैं। तो बताओ एक राशि में कितने एलिमेंट हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। चलो, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो बी क्रॉस बी में कितने हुए? 6 हुए, 9 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ए में कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट, प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। अच्छा बी क्रॉस ए में, बी में 3 एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट, प्रोडक्ट ये कुल कितने एलिमेंट आ गए? अब वो एलिमेंट किस टाइप के हैं? क्रमिक ग्रुप में, यानी कार्डियन प्रोडक्ट के एलिमेंट पेयर ग्रुप में ना, क्रमिक ग्रुप में होंगे, समझ गए ना। अच्छा ये बताओ यहाँ जो टोटल नंबर आ गए, ये 6 नंबर आ गए, कुछ आइडिया मिल रहा है इससे? कुछ आइडिया मिल रहा है कि अगर हमको वो आर्डर की जरूरत ना हो, हमको केवल संख्या की जरूरत हो, बस कितने आएंगे कार्डियन प्रोडक्ट में। हाँ तो फिर हम लोग जो देखेंगे ना, जिस भी सेट का कार्डियन प्रोडक्ट निकालते हैं उन सभी समुच्चयों का क्या निकाल लेंगे? कार्डिनल नंबर, गणक संख्या। तो गणक संख्या क्या होती है? किसी समुच्चय में जितने अवयव होंगे, काउंट कर लो, इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2 होंगे, तो इसकी गणक संख्या कितनी होगी? तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितने हो गए? 2। अब ऐसे बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 है ना। चलो अब अगर हम लोग ए क्रॉस ए का निकालेंगे तो ए का ए से, तो इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, 2 दूनी
अब 4 आ गए, अब कहा जाए वो 4 कौन-कौन होंगे, फिर हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा। फिर देखो बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो 3 गुणा 3, इसमें भी 3, वही चीज इसमें भी 3, 3 त्रिक का 9, तो बी क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे। अब कहा जाए वो कौन-कौन होंगे, फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए ए में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो 2 तिया 6, यानी उस ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। अब कहा जाए वो कौन-कौन होंगे, फिर ये होंगे। हम लोगों को ये सब जानना है, ठीक है ना, कि कितने होंगे और फिर ये जानना होगा कौन-कौन होंगे। अगर बहुत बड़ा होगा तो हम लोग जैसे क्रमचय पढ़े थे ना, क्रमचय में देखो हम लोग निकालते थे ना 720, 120 बनाए थे कि नहीं बनाए थे, तो वो चीज जानना इसमें जरूरी है। अब ऐसे बी क्रॉस ए में, बी में कितने एलिमेंट, 3, ए में कितने एलिमेंट, 2, तो 3 दूना 6, ये मिल गए। अब कार्य को 6 कौन-कौन होंगे निकाल कर बताओ, फिर कार्डियल प्रोडक्ट का डिफिनेशन लगा लेंगे। पहला एलिमेंट उठाएंगे, पहले सेट का पहला एलिमेंट उठाएंगे और सबसे प्रोडक्ट करेंगे, और एलिमेंट कैसे लिखेंगे, पेयर वाइज में। फिर ऐसे जब फर्स्ट से हो जाएगा फिर सेकंड उठाएंगे, फिर सेकंड का फिर उन्हीं सबसे करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ सब संख्या लिए ना, 123 में 21 का गुणा करो, तो 1 का गुणा किस में किए, 3 में किए, 2 में किए, 1 में किए। उसके बाद जब 1 से खत्म हो गया फिर 2 से करते हैं, और फिर जो गुणा वाली प्रक्रिया है वो लगा करके सॉल्व कर लेते हैं ना। यानी एक सेट क्या हो जाए, अगर इम्पटी हो जाए तब क्या होगा। चलो यदि ए हम ले लेते हैं ये, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 5 के, और बी हम लोग ये ले लिए। अब कहा जाए कि आप निकालो ए क्रॉस बी, चलो केवल एक निकालते हैं। देखो जो अंक गणित में होता है पहले समझ लीजिए, उसके बाद जैसे हम 0 का गुणा किसी में करेंगे, किसी नंबर में, किसी नंबर मतलब फाइनाइट नंबर, अब कह देंगे इनफाइनाइट में कर देता, इनफाइनाइट फाइनाइट है नहीं ना। अगर शून्य का गुणा किसी फाइनाइट नंबर में करेंगे निश्चित संख्या में, तो उसका गुणा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो ऐसे ही सेट में जो 5 होता है ना, वो 0 की तरह काम करता है, ठीक है ना, किसकी तरह काम करेगा, 0 की तरह। अब उस 0 का गुणा किसी सेट में करेंगे तब तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है ए क्रॉस बी का, तो फिर तो ए क्या दे रखा है, 5 ना, यानी केवल करली ब्रैकेट, और बी क्या दे रखा है, 1 2 3, सही है ना। अब इसका क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, 5 क्रॉस 1 2 3। अब इसको समझना है। अब 5 हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ, ऐसे ले सकते हैं। देखो वैसे इसका गुणा इसमें करेंगे 5 आ जाएगा, अभी जो जैसे कहा गया ना 0 का गुणा किसी में करेंगे 0 आएगा, वैसे यहाँ 5 किसकी तरह काम करेगा, 0 की तरह, तो 0 गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यानी इस रिक्त समुच्चय का इससे कार्डियल प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो 0 मतलब 5। लेकिन अब इसको हमको इसको फील करना है तो वास्तव में बनेगा कैसे। देखो इसका एलिमेंट उठाएंगे, इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, पेयर वाइज में। लेकिन बताओ क्या इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है, जब हम इस सेट के एलिमेंट से प्रोडक्ट करेंगे पेयर बना दे। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या 1 से पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो क्या 1 से पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। क्या 2 से पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। 3 से पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केवल ऐसे, या केवल ऐसा समझ में। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे कोई पेयर ही नहीं बनेगा। अर्थात कैसा होगा फिर ये, यानी जो सेट बनेगा, यानी जो पेयर बनेंगे वो एक भी नहीं होंगे, तो करली ब्रैकेट में क्या होंगे, एक भी नहीं आएंगे, यानी वो सेट कैसा होगा, इम्पटी सेट। इसका मतलब कि अगर कोई एक सेट, जिन सेटों का हम लोग कार्डियल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक भी सेट कैसा हो, इम्पटी हो जाए, तो उनका कार्डियल प्रोडक्ट क्या होगा, इम्पटी होगा, ठीक है ना। चलो बस करते हैं।